हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। रिसेंटली 8 अगस्त को एक घटना हुई अपने देश में, कोलकाता में, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उसी से रिलेटेड 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की हियरिंग बुलाई। ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि ये केस तो हाई कोर्ट में चल रहा था। ये केस पार्टिकुलर ये हाई कोर्ट में चल रहा था। बट बट इसकी हियरिंग सुप्रीम कोर्ट कैसे बुलाई? ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया इसका। तो सुमोटो कॉग्निजेंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये जो हाई कोर्ट की केस में जो हियरिंग चल रही थी इस मैटर से रिलेटेड, तो उसने अपने अंडर में हियरिंग बुलाई। अब हम बात करेंगे कि ये केसेस कैसे चलते हैं, मतलब कैसे वो कौन से केसेस हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो कॉग्निजेंस लेती है, प्लस उन केसेस की हियरिंग स्टेप वाइज कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें कितने टोटल स्टेप्स हैं जो कि इंक्लूड होते हैं इस टाइप के केसेस में कंक्लूड होने में, फाइनली जजमेंट तक आने में कितने स्टेप्स लगते हैं, टोटल कितने स्टेप्स लगेंगे वहां जजमेंट तक पहुंचने के लिए, तो हम ये देखेंगे। तो पर्टिकुलरली जो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है, वो इंफॉर्मेशन केसेस होते हैं हमारे, उनको हम इंफॉर्मेशन केसेस कहते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन केसेस, तो ये इंफॉर्मेशन केसेस होते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे अभी जो इंसिडेंट हुआ ये कोलकाता में, काफ़ी दर्दनाक इंसिडेंट था और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द उन लोगों को सज़ा मिलेगी। आइए समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट का, कैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे पहली हियरिंग 22 को हुई, फिर अब क्या करेगी, उसके बाद क्या होगा, तो इसको स्टेप बाय समझते हैं। तो हुआ क्या कि 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ। ठीक है, 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ। अब इंसिडेंट हुआ तो इसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने 22 अगस्त को लिया। ठीक है। अब 22 अगस्त को कॉग्निजेंस लिया तो उसने हियरिंग बुलाई थी। उसमें क्या होता है कि ये क्या करेंगे कि ये इन्फो है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है। जो इन्फो है इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई इन्फो, जो भी इंफॉर्मेशन थी केस से रिलेटेड कि क्या सही है क्या नहीं सही है, मतलब चीज़ें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए क्या कैसे, तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसके बाद ये जो भी प्रिलिमिनरी, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होगा, रिपोर्ट उसके अकॉर्डिंग पे, ठीक है, ये इशू ऑफ प्रोसेस करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन केस चलता कैसे है। तो ये घटना 8 अगस्त की थी। ठीक है, यूज कर लेता हूँ। ये 8 अगस्त को इंसिडेंट हुआ। ये था इंसिडेंट का टाइम। ठीक। और उसके बाद हम देखेंगे कई जगह पे प्रोटेस्ट भी है, लोग तोड़फोड़ भी किए, लोग कैंडल मार्च भी निकाले, तो वो सब चीज़ें। और 22 अगस्त को कॉग्निजेंस लिया गया। तो जो इन्फॉर्मेशन केस होता है उसमें इंसिडेंट हो गया, कॉग्निजेंस हो गया। अब जो 22 अगस्त को जो हियरिंग हुई, ठीक है, ये हियरिंग जो हमारी थी, ये कॉग्निजेंस का पार्ट है कि कोर्ट ने संज्ञान में लिया इसको। ठीक है, ये कॉग्निजेंस का पार्ट है। और इसमें हुआ क्या कि उसने जो इन्फो थी उससे रिलेटेड उसको वेरीफाई किया। ठीक है, वेरीफाई किया। अब वेरिफिकेशन उसने क्या बोला कि उसने सीबीआई को दे दिया। इसको उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफर कर दी, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। ठीक है, सारी इन्फो अब वो सीबीआई करेगी। अब सीबीआई का जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, सीबीआई सबमिट्स रिपोर्ट। अब इसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट से पता क्या चलेगा, इसमें दो चीजें पता चलेंगी। पहला, अबाउट एक्यूज्ड, कि कौन कौन से हैं, कि कौन है। ठीक है, अबाउट एक्यूज। सेकंड, नेचर ऑफ ऑफेंस। देखो, देखने में तो हमें सब पता है कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, नेचर मतलब ये हीनियस है। ठीक है, तो वो सब ठीक है। लेकिन जो रूल्स है, ठीक है, जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा। अभी जो एक्चुअली ये सारी चीजें प्रोसीजरल का पार्ट है, ये सारी चीजें प्रोसीजरल लॉ का पार्ट है। पहले ये सीआरपीसी था, पहले ये सीआरपीसी था। अब ये जो है बीएनएसएस हो गया है। बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है।
तो जो प्रोसेस है वो तो सेम है, बट सेक्शंस चेंज हुए। तो मैं साथ साथ में आपको सेक्शन भी बताता चलूंगा कि कहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन सा सेक्शन लगता है। जैसे कॉग्निजेंस की हम बात किए थे, यहाँ पर कॉग्निजेंस, तो इसके लिए पहले जो सेक्शन लगता था सीआरपीसी का, जो सीआरपीसी का था वो लगता था हमारा 190, और जो बीएनएसएस में आया है ये सेक्शन है 210, ये बीएनएसएस का है। तो कॉग्निजेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो बीएनएसएस के सेक्शन 210 के अंडर में लिया। ठीक है, अब यहाँ पर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन किया और रिपोर्ट सबमिट किया। अब देखो हुआ क्या, हम कोर्ट से समझते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए। तो पहला स्टेप वन ये हुआ कॉग्निजेंस का, ठीक है, और वेरीफाई किया। अब बात आती है स्टेप टू की। तो जब रिपोर्ट सबमिट हुई हमारी, तो हमें पता चला कि जो एक्यूज मतलब जिसको हम जैसे होगा क्या कि एक्चुअली इसमें एक्यूज कौन है, जैसे किसी का नाम आएगा ना, तो कौन कौन है वो लोग, उनके बारे में इन्फो पता चलेगी हमें, और नेचर ऑफ ऑफेंस पता चला। ठीक, ये हमने बात की। अब उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे हम करते हैं इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस, देखिए अभी हमारा ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रायल हमारा जब स्टार्ट होता है वो होता है चार्ज फ्रेमिंग से, ठीक है, वहां से हमारा ट्रायल स्टार्ट होता है। ये तो प्री ट्रायल की स्टेज है। हम ये भी पढ़ेंगे कि ट्रायल की कितनी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं, कि जैसे प्री ट्रायल हो गया, ट्रायल हो गया, पोस्ट ट्रायल हो गया, तो ये सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, लेकिन अभी हम केवल इस पर्टिकुलर केस में ये समझते हैं कि इन्फॉर्मेशन केस, जैसे जो अभी ये हमारा रिसेंटली इतना हीनियस क्राइम जो हुआ है, इस पे जो सुप्रीम कोर्ट डील कर रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को उस केस को डिसाइड करने में कितने सारे प्रोसीजर्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम उसको देख रहे हैं। तो अब इशू ऑफ प्रोसेस हुआ। अब इशू ऑफ प्रोसेस ये जो है, ये अगर आप सीआरपीसी से देखो तो ये सेक्शन 204 था पहले, अर्लियर 204 था, और करंटली ये जो सेक्शन है बीएनएसएस का, ये है हमारा 227, 227। ठीक, इशू ऑफ प्रोसेस 227। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली इशू ऑफ प्रोसेस में क्या होता है, एक्यूज इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें एक्यूज को बुलाया जाता है कोर्ट में, भाई आओ अब जो जो तुम किए हो, अब देखो कि क्या हो रहा है उसका। ठीक है, तो इसमें एक्यूज इज कॉल्ड। ठीक है, अब इशू ऑफ प्रोसेस में एक्यूज को बुलाया जाता है। तो एक्यूज को बुलाया कैसे जाता है, बाई। ठीक है, इसमें दो वेज होते हैं, बाई, दो चीजें होंगी। क्या है, इशू ऑफ समन होगा या तो, ठीक है, मैं समन लिख दे रहा हूँ, इशू ऑफ समन होगा या इशू ऑफ वारंट होगा। अब देखो, अब ये जो समन है, ठीक है, ये पहले बीएनएसएस बता देता हूँ। ये समन अब किस में होगा, बीएनएसएस का सेक्शन जो होता है समन के लिए, वो करंटली है 63 से लेके 71 तक। ठीक है, और अर्लियर ये डील करता था सेक्शन 61 से 69। ठीक है, ये था सीआरपीसी का। तो ये हो गया। फिर वारंट, अब वारंट किस में इशू होता है, अगर हम सीआरपीसी से देखें, सीआरपीसी से ओल्ड में पहले कैसे कैसे वारंट इशू होता था, जिस सिस्टम में वो 70 से 81 डील करता था वारंट के लिए। अब करंटली हमारा कौन सा सेक्शन डील कर रहा है, ये बीएनएसएस का है हमारा 72 से 83। ठीक है, तो ये वारंट में ऐसे है। तो अभी जो प्रेजेंट केस है, आपको बताऊं कि इसमें जब इशू ऑफ प्रोसेस होगा ना, तो इसमें ये यही वारंट ही इशू होगा इनके लिए, एक्यूज के लिए। ठीक है, ये हीनियस के लिए यूज होता है, हीनियस ऑफेंसेस के लिए ये वारंट यूज होता है, और समन तो लेस सीरियस क्राइम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अब जब इनको वारंट इशू होगा, अब मैं पर्टिकुलरली इसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहीं से अब आगे ले चल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप वन हमारा क्या था, कॉग्निजेंस लिया, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हुई। अब इन सब में टाइम लगता है भाई, इन सब में आपको टाइम लगता है। ठीक है, फिर इशू ऑफ प्रोसेस, ये हमारा आ जाएगा स्टेप टू। स्टेप टू, ये इशू ऑफ प्रोसेस हुआ। ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस मैंने वारंट भेजा। अब आता है हमारा स्टेप थ्री, ये तीसरा स्टेप है। इसमें क्या होगा कि एक्यूज अपीयर होगा। ठीक है, एक्यूज अपीयर हुआ। अब एक्यूज अपीयर होगा तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे एग्जामिन। ठीक, इसको हम करेंगे एग्जामिन। अब जब एग्जामिन करते हैं तो ड्यूरिंग दिस टाइम रिकॉर्ड विल बी प्रिपेयर्ड, रिकॉर्ड प्रिपेयर करेंगे प्रोसीडिंग्स की, क्या क्या हुआ, क्या कैसे। ठीक है, और एग्जामिन करने के बाद दो चीजें होती हैं भाई, एक्यूज आया, अब दो चीजें होंगी। क्या,
या तो ये जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा, ठीक है, या तो इसको बेल मिलेगी। जेसी में तब भेजा जाता है जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड होता है कि भाई हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें और टाइम चाहिए। जैसे इस केस में सीबीआई बोलेगी, जनरली पुलिस कहती है हमें और टाइम चाहिए, तो ये मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो वो जुडिशियल कस्टडी में जाते हैं, ठीक है। मतलब अभी इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब हुआ कि इनकम्प्लीट रह गई है, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ये हो गया। फिर ये बेल कि अगर उनको बेल कब मिलती है, कि जब ये, जैसे यहाँ पर सीबीआई होगी, ये प्रॉपर या सॉलिड प्रूफ न दे पाए, ठीक है, कि यही बंदा, प्रूफ न दे पाए उस पर्सन के रिगार्डिंग जो कि एक्यूज है, ठीक है, सॉलिड प्रूफ नॉट गिवन, मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई सॉलिड ब्रेक थ्रू नहीं आता है, जो बोलते हैं ना मूवी में, तो ब्रेक थ्रू, एक सॉलिड ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कोर्ट बोलेगी कि भाई देखो, आपके पास कुछ ऐसा सॉलिड तो है नहीं ग्राउंड कि इनको मैं हम होल्ड करूं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, इनको बेल दे देते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करते रहो, ठीक है। तो अच्छा, बेल का जो देखिए, अब बेल है ना, तो ये ओल्ड जो सीआरपीसी था, बेल उस पे डील करती थी, हम बेल के लिए जाते थे सेक्शन 436 से लेके 450 तक, ठीक है। बट करंट बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो बेल के प्रोविजंस अब हैं, वो है 478 से लेके 496, ठीक है, हम इसमें जाएंगे। तो ये हो गया कि वारंट इशू होगा, ठीक है, हाँ, अपना यहाँ पर वारंट इशू हुआ, यहाँ पे वारंट इशू हुआ, एक्यूज आया, एग्जामिन किए, ठीक है, फिर उसके बाद जो है एग्जामिन किए तो हम बोलेंगे कि जुडिशियल कस्टडी दें उसको, या बेल पर जाए, छोड़ें उसको, ठीक है, बेल, तो यहाँ पर जैसे जुडिशियल कस्टडी मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद की स्टेज क्या आती है, ठीक है, हम इसके बाद का देखते हैं कि हाँ एग्जामिनेशन हो गया, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर फिर एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिन। अब यहाँ पर फर्दर होगा कि डॉक्यूमेंट्स गिवन की स्टेज आती है, डॉक्यूमेंट्स गिवन। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट अथॉरिटीज हैं, मतलब ये समझो कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उन वो एक कोई रिपोर्ट बनाए होंगे। अब उस रिपोर्ट के बेसिस पे मतलब वो एक्विजिशंस लगाए होंगे कि ये चीजें हैं जिस पर ये बंदा सस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो वो अपनी लीड, सारे सस्पेक्ट, सारे एविडेंसेस कि उसके अगेंस्ट में कौन कौन से एविडेंसेस हैं, तो उसकी एक लिस्ट तैयार होती है ना, वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी वो प्रॉपर फाइल जो होती है, ठीक है, वो प्रॉपर फाइल तो नहीं देंगे, बट वो वही मेजर चीजें देंगे जो जिसके थ्रू वो गिल्टी ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्स ये एक्यूज को देंगे। अब डॉक्यूमेंट गिवन की जो है, ये ओल्ड सीआरपीसी में ये हमारा 207 एंड 208 में था, ठीक है। बट बीएनएसएस जो डील कर रहा है, ये है हमारा 230 और 231, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स गिवन की स्टेज की। तो ये डॉक्यूमेंट्स देते हैं। अच्छा, इसका मेन रीजन क्या होता है पता है, कि आप देख लो और आगे क्या होगा, आगे की स्टेज है चार्ज हियरिंग की, तो आपको डिफेंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर जो है दोनों एडवोकेट्स रहेंगे, एक स्टेट का लॉयर रहेगा और एक हमारा ये रहेगा, क्या कहते हैं, एक्यूज का एडवोकेट रहेगा। तो देखो, फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो है चार्ज हियरिंग, ठीक है, ये चार्ज हियरिंग की स्टेज है। अब चार्ज हियरिंग में क्या, कि जो एक्यूज है उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे, भाई ये चीजें हैं आपके ऊपर, ये चार्ज लगेंगे, ठीक है, उस पर बहस होती है, तो चार्ज हियरिंग की स्टेज आएगी। तो इसमें कौन कौन सा होता है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है हमारा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और यहाँ एक्यूज लॉयर रहेगा, एक्यूज एडवोकेट, ठीक है। अब ये चार्ज हियरिंग की स्टेज हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, ओपनिंग स्टेटमेंट, ये पीपी देता है, मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसको ब्रैकेट में पीपी लिख लो, ठीक है, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर देता है। अब ये कौन से सेक्शन के अंडर देगा, कौन सा ऐसा सेक्शन है सीआरपीसी या बीएनएसएस का जो कि इसको एम्पावर करता है, तो पहले जो हमारा सेक्शन था सीआरपीसी का, वो था, इसको एम्पावर करता था, वो सेक्शन 225 था, ठीक है। बट करंट बीएनएसएस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, तो ये हमारा जो सेक्शन है वो 248 है, ठीक है, 248 है, जो कि
पीपी इसमें देगा। तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है वो एलिगेशंस लगाएंगे, ठीक है, एलिगेशंस लगाएंगे कि ये चीजें हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो इस पर चार्ज फ्रेम, इन सेक्शन के अंडर चार्ज फ्रेम होना चाहिए। फिर उसके बाद जब पीपी ये कर देगा, ये चीजें हो जाएंगी, तो ये जो एक्यूज्ड एडवोकेट है, ये जो है ये सबमिशन देगा, ये अपना सबमिशन देगा कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, अब ये हमारे कौन सा स्टेज होगी, ये 3 हो गया। फिर उसको एग्जामिन करेंगे, एक्यूज अपीयर हुआ, उसका एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। फिर डॉक्यूमेंट्स गिवन, ये हमारे ये आ गया स्टेप 4, ठीक। फिर चार्ज हियरिंग स्टेप 5, ठीक है। फिर आ जाइए यहाँ पर स्टेप 6। अब यहाँ पर क्या होगा कि जज डिसाइड, जो अपनी 3 जजेस बेंच है, दैट विल डिसाइड कि यहाँ पर क्या किया जाए। डिसीजन, ये चार्ज हीरिंग का था, तो इसका डिसीजन जो होगा, या तो वो बोलेंगे कि इसको डिस्चार्ज करें, प्रॉपर प्रूफ नहीं बन पा रहा है, या तो डिस्चार्ज करें, या तो चार्ज फ्रेम करेंगे, चार्ज फ्रेमिंग होगी, ठीक है। अब चार्ज फ्रेमिंग, ये बीएनएसएस में चार्ज फ्रेमिंग हमारी होती है 251 के अंडर, सेक्शन 251 बीएनएसएस, और सीआरपीसी में यही 228 में होती थी। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो चार्ज हियरिंग से और जजमेंट तक की ये स्टेज है ना, ये यहाँ से अपनी ये ये जो स्टेज है, ठीक है, ये गवर्न होती है अपना बीएनएसएस का सेक्शन 248 से 288, ठीक है। और जो पहले सीआरपीसी था, उससे ये होता था 225 से 265, ये टिल जजमेंट है, ठीक, टिल जजमेंट, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ चार्ज फ्रेमिंग हो गई, ठीक है। अब लिख लेता हूँ यहाँ पे, चार्ज फ्रेमिंग, ठीक है। अब ये हो गई। अब चार्ज फ्रेम हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, गिल्टी प्ली पड़ेगी, ठीक है, गिल्टी प्ली टू एक्यूज्ड, कि भाई आप हो कि नहीं हो, एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। आ जाओ, इस पे भी 2 चीजें होंगी। ये हमारा स्टेप हुआ 7, ठीक, गिल्टी प्ली। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं, या तो वेदर ही विल एक्सेप्ट इट, ठीक है, और डिनाई इट। एक्सेप्ट पे जाएंगे नहीं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लेगा तो यहीं पे कन्विक्शन हो जाएगा। एक्सेप्ट कोई करता ही नहीं है, ठीक है। भाई किसको अच्छा लगता है, सब चाहते हैं कि सजा ना मिले, लेकिन जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट करेगी ही करेगी, बिना सजा दिए तो छोड़ेगी नहीं, ठीक है भाई, जो जैसा करेगा उसको वैसा भरना चाहिए, मतलब आई बिलीव इन दिस। फिर डिनाई। अब बात करते हैं कि ही डिनाइज, ठीक है, डिनाई, यही वाला। चलो, अब इसके बाद क्या होगा, अब उसने डिनाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रोसिक्यूशन है वो एविडेंस पेश करेगा, तो ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज है, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसको हम बोलते थे पहले 313 की स्टेज, 313 की स्टेज। इसमें होता क्या था, 313 की स्टेज क्यों कहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो जज है, ठीक है, इसमें जज और एक्यूज्ड डायरेक्ट कन्वर्सेशंस होती हैं। इसमें ज, ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये empower करता है जजेस को कि वो डायरेक्ट उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसको
फर्दर कोलैबोरेटिव चीजें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये 313 की स्टेज होती है। बट अभी बीएनएसएस से ये रिप्लेस हुआ है किस सेक्शन से? ये इसका जो सेक्शन बनता है वो है 351। ठीक है, सॉरी इसको से। अब हमारा यहाँ से शुरू होता है। इसके बाद क्या होगा? ये होने के बाद फिर डिफेंस जो है हमारा, डिफेंस काउंसिल, जो भी डिफेंस पार्टी है, ठीक है, डिफेंस एविडेंस, वो एविडेंसेस देगी। भाई वो अपना डिफेंस रखेगी कि क्यों ये ऐसी चीजें नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, 7 हो गया। फिर गिल्टी प्ली पड़ी, फिर ये डिनाई करेगा। डिनाई ये करेगा, ये भी टाइम लेगा, तो ये स्टेप 8 हो गया। ठीक है, डिनाई किया। फिर ये स्टेप 9 हो गया। ठीक, फिर ये स्टेप 10 हो गया। फिर ये स्टेप 11 हो गया। 11 स्टेज हुई, अभी हमारी प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, फिर ये इसके बाद क्या होगा? जब डिफेंस अपना दे चुकेगा, तो फिर हमारा आता है फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज। यहाँ पे होता है फाइनल आर्गुमेंट। तो ये हमारी फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज है। फाइनल आर्गुमेंट स्टेज ये हमारा हो गया स्टेप 12। ठीक है, फाइनल आर्गुमेंट में क्या होता है हमारा? इसमें फिर से पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एंड एक्यूज्ड एडवोकेट, ठीक है, ये दोनों अपने समेशन देंगे, मतलब कंक्लूजन स्टेटमेंट देंगे, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। दे विल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। मैं यहाँ पर सीरियस लिख दे रहा हूँ, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देंगे, पीपी देगा, ये भी देगा। फिर इन दोनों की बिहाफ पे, इसको यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों की बिहाफ पे यहाँ पर जजमेंट आएगी। भाई अब आया ये जजमेंट। ठीक है, जजमेंट में क्या होगा? या तो कोर्ट एक्विट करेगी, इधर एक्विटल और कन्विक्शन। ठीक है, या तो एक्विट की या तो कन्विक्शन की। अच्छा, जो हमारा जजमेंट है, ये इसका सेक्शन में बता देता हूँ जजमेंट का। ये बीएनएसएस से 258 है, 258। ठीक है, और सीआरपीसी से 235 है, सीआरपीसी से 235 है। ठीक, ये हो गया हमारा जजमेंट की स्टेज। और ये जो फाइनल आर्गुमेंट है और जो जजमेंट का टाइम है, ठीक, इसको पहले तो ऐसा नहीं था, बट इसमें जो है, यहाँ लिख देता हूँ, इसमें पहले ऐसा कुछ नहीं था, बट बीएनएसएस के इसने इसको मिनिमम 30 डे बोला है और मैक्सिमम 45 डेज बोला है कंक्लूजन के लिए, टू कंक्लूड। ठीक है, इतने टाइम में ये खत्म होना चाहिए। अच्छा, कौन सा सेक्शन बात करता है ये भी बता देता हूँ। तो ये जो है ना, इसका जो सेक्शन है हमारा, वो है 258 से। एक वो टाइम बताता है हमारा कि कितने दिन में होगा। फिर यहाँ एक्विटल और कन्विक्शन। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? एक्विटल या कन्विक्शन के बाद हम स्टेप 12 हुआ फाइनल आर्गुमेंट। फिर स्टेप 13, ये था हमारा स्टेप 13, जजमेंट। फिर आता है स्टेप 14। इसमें क्या पड़ता है? बेसिकली अगर जैसे कोई भी कोर्ट है, मान लो जैसे कि अगर मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि जैसे इंफॉर्मेशन केस का टाइप था ये, ठीक है, जिसमें सुमोटो कॉग्निजेंस लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बट अगर यही सेम इंफॉर्मेशन केस का होता और ये हाई कोर्ट में चल रहा होता, तो या तो अपील बनती, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। अब चूंकि अपील यहाँ नहीं बन सकती, तो यहाँ पर रिव्यू और रिवीजन तो पड़ सकता है ना भाई। रिव्यू, रिवीजन, ये सब तो पढ़ सकते हैं।
ठीक है, लार्जर बेंच के लिए बोल सकते हैं। हाँ, तो ये हो गया, ये स्टेप 14 होगी। अब इसका जो डिसीजन होगा, ठीक है, फिर वो भी चल, बाद में अगर फेवर में आया, अगेंस्ट में आया, मान लो अगेंस्ट में ही आएगा, वेरी ऑब्वियस, अगेंस्ट में आएगा, अगेंस्ट। तो यहाँ पर हमारा, अब ये क्या करते हैं कि मर्सी पिटीशन फाइल करते हैं कि अगर डेथ सेंटेंस मिला, ठीक है, डेथ सेंटेंस, तो ये कहेंगे कि इसको एलआई में करवा दो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इवन रिग्रेस के लिए भी बोल देते हैं, ठीक है, कम से कम इंसान जिंदा तो रहेगा। बट भाई जिस तरह के ये लोग थे ना, लिटरली दे डोंट वर्थ इट, दे डू नॉट वर्थ देयर लाइफ। तो ऐसे लोगों को समाज में होना ही नहीं चाहिए, उनको भाई हटाओ, जितनी जल्दी हो उनको जड़ से हटाओ, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमारा ये स्टेप 13 था, फिर ये था हमारा स्टेप 15, ठीक है। फिर एक और, ये स्टेप एक्चुअली काउंट नहीं होता है, बट इसमें क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट को मर्सी भेजते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट से मर्सी रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, इसमें प्रेसिडेंट से मर्सी रिक्वेस्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मेजरली से 15, तो ये टोटल 15 स्टेप्स हैं भाई, जो हमारे किसी भी इंफॉर्मेशन केस में लगते हैं। इसमें भी अभी अगर हम ये जो कोलकाता वाला अपना जो केस हुआ था, इसमें अगर हम देखें तो इसमें अभी जो हमारा ये जो केस है, ये सिर्फ प्रिलिमिनरी पर है, इसमें सिर्फ वेरिफिकेशन, ये वेरिफिकेशन स्टेज पर आया है। अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट सबमिट करेगी, इसमें जितना टाइम लगे, और उसके बाद फिर इस प्रोसेस, अभी तो ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ये अभी तो ये स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो हम पहले स्टेप पे ही अटके हुए हैं। तो आप देखो कि ये कितना ज़्यादा, मतलब हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो कोर्ट में केसेस का प्रोसेस है, वो कितना ज़्यादा हेक्टिक है, कितना ज़्यादा लंबा है। बट कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, कहीं ना कहीं इसके मतलब ड्रॉबैक्स में, ड्रॉबैक्स ऐसे हैं कि कोई भी बंदा अपने जस्टिस के लिए उसको 3 से 4 साल मिनिमम लग ही जाते हैं, ठीक है, इतना टाइम लग जाता है, तो मतलब क्या ही मतलब रह गया 4 साल तक। भाई इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, एक जो हम बोलते हैं कि विद इन ईयर, मतलब आप कंप्लीट करने की कोशिश करो। और इसका फायदा ये है कि इतना जो लंबा प्रोसेस है, इसमें मतलब प्रॉपर टाइम दिया जाता है डिफेंड करने का। जो बोलते हैं ना कि भाई हमारे 100 गुनहगार छूट जाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसी पर बेस है पूरा हमारा इंडियन जुडिशल सिस्टम। तो ये क्या करता है कि ये आपको प्रॉपर टाइम देता है डिफेंड करने का, मतलब राइट टू डिफेंड हमारा भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, कि अपने आप को मैं कम से कम डिफेंड तो कर सकूं। इवन जो कसाब था उसको भी राइट दिया गया था, तो टेररिस्ट जो पकड़े जाते हैं एड इंस्टेंसेस पे, उनको भी ये राइट मिलता है। तो ये डिफेंड का राइट है। तो ये रही आपकी प्रॉपर पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड की कैसे क्या होगा। और आगे के लिए बता दूं कि मैं जनरल क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ सीआरपीसी का, फ्री जुडिशियल कोचिंग है। आप पढ़ के देखो, 2-3 क्लासेस आप लो, देखो कैसा लग रहा है, उसके बाद आप डिसाइड करना कि आगे फर्दर आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यूट्यूब पर मैं आपको ऐसे सारे केसेस मैं आपको बताऊंगा, पूरा इसमें सीआरपीसी ऐसे ही कवर करेंगे पूरा प्रोसेस वाइज कि कहाँ पर क्या कैसे किस स्टेज पे कैसे होती है, उसके सेक्शन के साथ हम गो थ्रू करते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे अभी हमने इन्फॉर्मेशन केस कवर किया, इसमें भी केसेस कई टाइप के होते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन केस हो गया, कंप्लेंट केस हो गया, पुलिस रिपोर्ट केस हो गया, एफआईआर केस हो गया। तो ऐसे केसेस की कैटेगराइजेशन है, फिर उसमें कैसे कैसे प्रोसीडिंग्स चलती हैं वो देखेंगे, उसी के साथ साथ हम जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट करते चलेंगे, तो सीआरपीसी इन अ वेरी फन वे, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।